भारत देश में रह के कि खामनेई के लिए छाती पीटिएगा और यहाँ के लिए बोलिएगा कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो ये नहीं चलेगा। हर किसी के लिए रोया नहीं जाता मैडम। ये आदमी के इमोशनल के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके साथ उसका अटैचमेंट है। आज फलस्तीन को पूरा हड़पना चाहता है इजराइल। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो जुल्म की जो आखिरी पराकाष्ठा हो सकती है वो है। पहले अटैक चाहे फिलिस्तीन ही कर दे, चाहे वो उनके बच्चों को मार दे, चाहे उनके घरों में से लड़कियों को उठा ले जाए, चाहे उनको बंधक बना ले, चाहे उनके साथ क्रूरता करे, वो मैटर नहीं। अमेरिका और इजराइल हमारे लिए ज़रूरी है ही नहीं। क्यों नहीं ज़रूरी? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जब हमारे अल्लाह को सलीम वास्तिक, हमारे कुरान को गलत कहता है तो क्या मुसलमान को गुस्सा नहीं आएगा? गला काटना ठीक है? सुन मेरी बात। नहीं, आप जस्टिफाई ठीक है। जैसे आपने वैद के बारे में कहा कि हाँ आएगा, ऐसे मुनव्वर फारूकी सीता माता का, तब तो आप ये खंडन नहीं करते हैं। भोले बाबा के नाम से, जय श्री राम के नाम से जब दुकान खोलेंगे आप लगाइए। आप मोहम्मद फैजान है तो प्राउड करिए मोहम्मद फैजान। अखलाक हुसैन से लेकर जुनैद से लेकर पहलू खान से लेकर 56 लोगों को मार दिया गया और जय श्री राम का नारा लगाकर मारा गया। और आप अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर जब दीपू दास और ऐसे तमाम ऐसे लोगों को, और भारत में ही कितने लोगों को मार दिया गया, तब उसके लिए आप नहीं बोलते हैं सर। कल मैं जंतर मंतर पर गई थी तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग भारत में बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं और खामनेई को लेकर जिस तरीके से वो अपना लीडर भारत में रह के मान रहे हैं, क्या वो सही है? और जिस तरीके से ये पूरा एक छाती पीट पीट कर रोना और तमाम इस तरीके की बातें करना, ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए ईरान ही ज़रूरी है, अमेरिका और इजराइल को हम साइडलाइन कर देंगे। अमेरिका और इजराइल हमारे लिए ज़रूरी है ही नहीं। क्यों नहीं ज़रूरी? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अच्छा। देखिए, एक साइड आदमी को लेनी पड़ेगी। हाँ। या तो आप जालिम के साथ खड़े हो जाइए, हाँ, या जुल्म के साथ खड़े हो जाइए। अच्छा। एक साइड तो लेनी पड़ेगी। हाँ। हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी है, बड़ी अजीब फॉरेन पॉलिसी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या है, क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन मेरा अपना नज़रिया ये है। देखिए, हमने फ़लस्तीन को यूएन में वोट किया, हमने फ़लस्तीन को मदद भेजी। फ़लस्तीन ने इजराइल से बहुत पहले अपने देश का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो है प्रधानमंत्री जी को दिया, सबसे पहले दिया। तो ये तमाम बातें होने के बावजूद फिर हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, जबकि हमें पता है कि निहत्ते मासूम बच्चों को जिस तरह से गाज़ा में स्कूल्स और मेडिकल कॉलेजेस जिस तरह से उसने उड़ाए हैं, हॉस्पिटल्स उड़ाए हैं, ये सारी दुनिया देख रही है। सर, ये भी तो दुनिया ने देखा ना किस तरीके से सबसे पहले अटैक किसने किया था? पहले इजराइल के ऊपर अटैक हुआ, किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को माइक्रो ओवन में डालकर पका के जिंदा खा लिया, उनकी माओ को खिला दिया, और तमाम ऐसी चीज़ें, क्रूएल्टी सामने आई थी। तो गजा फिलिस्तीन हमास की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने भी तो किया था ना, ऐसा तो है नहीं। और सपोर्ट किसका था? ये कहाँ से लाए आपके माइक्रोवेव में पका लिया? हाँ, कितनी वीडियोस, कितनी आपने कैसे देख लिया? वीडियोस की ऑथेंटिसिटी कुछ है तो आप किस ऑथेंटिसिटी के साथ? मैं इसलिए देखिए हमास ने जो अक्टूबर में हमला किया था उससे कैजुअलिटी हुई, बिल्कुल हुई। लेकिन आप ये देखिए 1948 में जब इजराइल बना, अरबों ने अपनी ज़मीन दी, अपनी ज़मीन पे उसको बसाया। वो आदमी कितना निकम्मा, कितना बदमाश, कितना हरामी हो सकता है जो मेरे घर में मैं जिसको एक कमरा किराए पे दे दूं या रहने के लिए दे दूं और पूरे मकान को कब्जा कर ले? अच्छा, यरूशलेम केवल उन्हीं लोग का है और किसी का नहीं है, ज्यूस का नहीं है? नहीं, यरूशलेम, देखिए यरूशलेम अगर ज्यूस उसको अकीदत की निगाह से देखते हैं तो उसको नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? अच्छा, नुकसान कहाँ पहुंचाया? क्या वो यरूशलेम को नहीं माना? कितनी बार तोड़फोड़। फिलिस्तीन गजा को अपने अस्तित्व की लड़ाई, तो सर देखिए हिटलर के समय से भी वो अपने अस्तित्व की लड़ाई वो लड़े हैं। हिटलर ने जब होलोकास्ट किया और इनको जो है चुन चुन के मारा तो उसने कुछ फ़लस्तीनियों को छोड़ दिया था। और हिटलर का बयान आज भी सोशल मीडिया पर आप देखिएगा। हिटलर ने ये कहा था कि मैंने इन कुछ यहूदियों को इसलिए छोड़ा है ताकि आने वाले वक्त में लोग ये समझ सकें कि यहूदी कितना बेईमान, कितना गद्दार होता है। ये जो इजराइल की ज़मीन है, ये अरबों की ज़मीन है, फ़लस्तीन की ज़मीन है। उन्होंने 1948 में इसको जगह दी। जगह देने के बाद आज फ़लस्तीन को पूरा हड़पना चाहता है इजराइल। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो जुल्म की जो आखिरी पराकाष्ठा हो सकती है वो है। सवाल ये है, देखिए हर आदमी अपना वर्चस्व चाहता है, चाहे अच्छी बात है, अपने देश को बढ़ाए, उन्नति करे, तरक्की करे, लेकिन दूसरे देश के निहत्ते लोगों को मारकर
उनके मासूम बच्चों को मारकर, उनकी रोजी रोटी बंद करके। अच्छा, पहले अटैक चाहे फिलिस्तीनी कर दे, चाहे वो उनके बच्चों को मार दे, चाहे उनके घरों में से लड़कियों को उठा ले जाए, चाहे उनको बंधक बना ले, चाहे उनके साथ क्रूरता करे, वो मैटर नहीं करता है। आपने शायद वो वीडियो नहीं देखी, हमास ने जंग में जिन लड़कों को पकड़ा था, उन्होंने जब छोड़ा गया उनको, तो किस तरह से वेलकम करते हुए, खुश होते हुए गए वो लोग, और किस तरह जाकर वहाँ इजराइल में जाकर भी उन्होंने बाकायदा कैमरे के सामने आकर कहा कि हमारे साथ में जो इंसानी सलूक हमास के लोगों ने किया है वो शायद हमारे देश में भी नहीं हो सकता। तो आप हमास को मतलब आप सही ठहरा रहे हैं? मौलाना साजिद रशीदी ये बोल रहे हैं कि हमास सही था, उन्होंने बहुत वेलकम किया, उनको बहुत खातिरदारी की और सही सलामत इजराइल भेज दिया, आप ये कह रहे हैं? देखिए, हमास को ना तो आज तक यूएन ने दहशतगर्द ग्रुप बताया, ना अमेरिका ने बताया, ना इजराइल ने बताया, ना हमारे देश ने बताया। इसको हमास को किसी ने भी अपने देश का डिक्लेयर दहशतगर्द ग्रुप आज तक नहीं माना किसी ने। लेकिन उसकी बात को अगर वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, हुती हो गया, इन लोग का आतंकी संगठन नहीं बोला जाता है? नहीं बोला जाता, यूएन चार्टर में नहीं है। अच्छा, नहीं बोला जाता तो इसका मतलब आप मान लेंगे कि नहीं है? आप ये इस बात का मतलब आप एक स्टैम्प दे रहे हैं सर कि मतलब नहीं माना जाता तो है ही नहीं? नहीं, मैं स्टैम्प नहीं दे रहा हूँ, मैं वो सच्चाई बता रहा हूँ जो सच्चाई इन गद्दार, इन कमीने लोगों की है। अमेरिका अगर हमास को टेररिस्ट ग्रुप मानता है तो यूएन में क्यों नहीं रखता उस बात को? यूएन से उसको ऑथेंटिसिटी क्यों नहीं देता कि हाँ जी ये टेररिस्ट ग्रुप है? देखिए, सरकार का जो स्टैंड है फॉरेन पॉलिसी पर, यही देश की समझ में नहीं आ रहा है। जब हमने फ़लस्तीन को वोट किया यूएन में, जब हमने फ़लस्तीन के लिए 2.5 करोड़ की मदद भेजी, जब फ़लस्तीन ने हमें अपने देश का सर्वश्रेष्ठ एजाज़ दिया, उसके बाद भी हम इजराइल के साथ खड़े हैं। फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये होता है या तो किसी के साथ या किसी के साथ बिल्कुल नहीं, ये फॉरेन पॉलिसी होती है। ये फॉरेन पॉलिसी तो होती नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब होता है सर, आपके पास 4 पड़ोसी हैं, आप सबसे बिगाड़ के थोड़ी ना रख सकते हैं, आप तो सबसे बना के रखना चाहोगे ना। अब ऐसा नहीं कि आप क्लियर रहेंगे कि 2 के साथ आप खड़े रहेंगे, 8 को आप दरकिनार कर देंगे, ऐसा कहाँ होगा? देखिए, जब हम इजराइल के पास खड़े हो गए जाके, तो हमने फ़लस्तीन को दरकिनार कर दिया, ये तो तय है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने दरकिनार नहीं किया, फ़लस्तीन को हमने दरकिनार कर दिया। अगर मदद भेजी तो दरकिनार भी नहीं किया, हम आपके साथ भी हैं, आपके साथ भी हैं, हम शांति प्रिय हैं। देखिए, 2 आदमी की लड़ाई है, एक आदमी जुल्म कर रहा है, अगर हमने उस आदमी को जिसके साथ मार पिटाई हुई 10 रुपए की मदद कर दी और फिर खड़े हो गए हम जालिम के साथ में जाके कि तूने अच्छा किया, तो फिर वो मदद माने नहीं रखती। वो मदद कोई माने नहीं रखती। मदद माने जब रखती है जब हम उस मदद को एक्सेप्ट भी करें, जब उस मदद की बात भी करें। अगर मदद माने रखती हमारे लिए तो हम फ़लस्तीन जाकर ये भी कहते कि नहीं, गाज़ा पर जो कुछ हो रहा है वो भी गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए। हमने बिल्कुल नहीं बोला, हम चुपचाप वहाँ से चले आए, और जैसे ही चले आए अगले दिन वॉर शुरू हो गई। सवाल ये है कि जब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका और इजराइल किस तरह से आतंकवाद मचा रहा है और किस तरह से दहशतगर्दी फैला रहा है, हम आज ईरान का नंबर है, पहले इराक का नंबर था, मिस्र का नंबर था, और बहुत सारे मुल्क उसने अपने चपेट में लिए। कल अगर खुदा न खास्ता हमारे ऊपर नंबर आ गया तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा भाई, जब हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं? तो क्यों नहीं, हम तो सबके साथ खड़े हैं, सबके साथ है। किसके साथ नहीं खड़े? हमारा अच्छा रिलेशन रसा से भी है, इजराइल से भी है, सबसे, हम सबसे, इवन कि हम चाइना से भी नहीं बिगाड़ के रखना चाहते हैं, वहाँ से भी अच्छा बना के रख रहे हैं। एक पाकिस्तान ही एक ऐसी घटिया देश है जिससे हम नहीं बनाना चाहते, बाकी सबसे बना के रखते हैं। देखिए, रशिया से भी हमारी कितनी है उसको भी समझिए। रशिया से हमारी कितनी है, हमने रशिया की तरफ कदम बढ़ाने चाहे थे, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, हमारी बोलती बंद हो गई, हम चुप हो गए। चुप क्यों हो गए? टैरिफ कम कर दिया तो फिर हमने तो ये नहीं, हमने ऑयल तो बंद नहीं किया ना सर। किस तरह इजराइल और अमेरिका के करीब जा सकते हैं और फिर जाके खड़े हो गए गोद में उनके। तो मैं समझता हूँ कि ये फॉरेन पॉलिसी अच्छी पॉलिसी नहीं है। ईरान वालों को अच्छा लग रहा है सर, जो अमेरिका ने, जो इजराइल ने किया, उनको थैंक बोल रहे हैं, उनको वो अप्रिसिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि थैंक यू ट्रम्प, जो तुमने हमारे को इस जहानत से निकाल लिया, इस जहालत से निकाल लिया, ऐसे क्रूअल एक नेता से हमें आज़ादी दिला दी। नहीं, किसने कहा ये? ईरान के लोग कह रहे हैं सर। वो ईरान के लोग नहीं, वो जो वीडियो आप देख रही हैं वो पता नहीं कहाँ की वीडियो हैं, एडिट करके लोग डाल रहे हैं। ईरान में तो अगर मैं आपको दिखाऊं आयतुल्लाह खामेनी के जनाजे को तो आप सर नहीं गिन पाएंगे,
सर नहीं गिन कुछ लोग हैं मैं कह रहा हूँ सर नहीं गिन पाएंगे। अच्छा। आप कह रहे हैं कुछ लोग हैं। एक वीडियो में आप कैसे पूरे देख सकते हैं कि कौन किसका सर ऊपर है किसका सर नीचे है? सर ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग की वीडियो अभी आप देखिए, पर्सनली मैसेज आते हैं, कहते हैं कि जो हुआ हम उसमें ट्रंप और इजराइल के साथ हैं। जिस तरीके से खामनेई की तस्वीरों के साथ आपने वीडियो देखी थी, सिगरेट जलाते हुई वहाँ की युवतियाँ, वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ की महिलाएं सिगरेट पी रही थी। आपने वीडियो नहीं देखी कि किस तरीके से एक जगह मातम मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ जश्न मनाया जा रहा है। तो जश्न वाले के बारे में क्या कहेंगे? सारे लोग मोदी को अच्छा मानते हैं? नहीं मानते हैं, लेकिन अब इसका मतलब डिक्टेटरशिप ये तो हर नहीं, ये तो हर मुल्क में होता है। तो आप अपनी बात से तो 100% सुनिए, नहीं मैं पलटा नहीं हूँ। 100% तो किसी भी शासक के साथ कोई होता ही नहीं है, कभी नहीं हुआ, आज तक तारीख में है ही नहीं कोई ऐसा। मैं ये जानना चाहती हूँ, कल मैं जंतर मंतर पे गई, वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, लोग वहाँ पर छाती पीट पीट के रो रहे हैं। वो नहीं समझ में आया कि जब भारत में पुलवामा होता है, पहलगाम होता है, जब यहाँ पर बिपिन रावत मरते हैं, जब यहाँ पर विमान हादसा होता है अहमदाबाद में, तब लोग वो छाती नहीं पीटते हैं। लेकिन आज दूसरे देश का एक नेता मर गया तो यहाँ के लोग इतना रोना पीटना क्यों कर रहे हैं? मतलब उसके पीछे का क्या रीज़न है, कैसे देखते हैं? एक वीडियो दिखाइए मुझे छाती पीटने की। कल ही मैं कभी हाँ ऐसे ही छाती पीटने की अभी सर। अरे सर मेरी वीडियो आज पड़ी है, अभी मेरी वीडियो ये देखिए मेरी वीडियो पड़ी है, जमीन पे लोट के लोग रो रहे हैं सर। छाती पीटने वाली भी दिखाती हूँ, छाती पीटने वाली दिखाइए। दिखा रही हूँ ना, आज आपको वो दिखाऊंगी। और अगर आप ये वीडियो देख के फिर क्या कहेंगे? देखिए ये रिपोर्टरों के एंकरों के कुछ वर्ड हैं जो हमारे लिए खास तौर से मुसलमानों के लिए आप लोग बोलते हो। मैं कहना चाहूंगी कि एक छाती पीटने वाली वो वीडियो दिखा दो जो लखनऊ में कल सब पीट के रो रहे थे। मैं ये तो आप गलत कह रहे हैं सर। अभी हमारे चैनल पे भी पड़ी है, अभी आप जाके देख लीजिएगा। आप देखिए, मैं बताता हूँ, ये देखिए किस तरीके से सब रो रहे हैं। मतलब रोना अलग चीज है, मैं भी रोया हूँ कल। आप भी रोए हैं? मैं भी रोया हूँ। अच्छा। अगर आप मेरी ANI की बाइट देखें, मैं ANI की बाइट भेजूंगा आपको, देखना। मैं भी जब आयतुल्लाह खामेनी की खबर हमें मिली, वो इतना बड़ा हादसा था तमाम मुसलमानों के लिए, जिसका आंख भर आना यकीनी था। ठीक है। और इसमें मैं समझता हूँ अपने देश से कोई देशद्रोही नहीं है। अगर कोई खामिनाई के लिए आंसू बहा रहा है, वो हमारे इस्लामी लीडर थे, तो इसका मतलब ये थोड़े कि हम अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं। अच्छा, इस्लामी लीडर थे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम देश से गद्दारी कर रहे हैं। किसी भी इंसान को उसकी इंसानियत, उसकी अच्छाई और उसकी शख्सियत की वजह से अगर कोई आदमी अप्रिशिएट करता है, तो इसका मतलब नहीं है कि आपको वो निगलेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। जो लोग इसका आकलन, ये लोग तब कहाँ रहते हैं? जब पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, बिपिन रावत की डेथ हुई, तब नहीं कोई आया। आप मेजर मोहित शर्मा मरे तब नहीं आया, जब संभल में हुआ तब नहीं कोई आया। पहलगाम में आपने देखा नहीं, या ये जानबूझ के आप उसको निगलेक्ट करना चाह रही हैं? पहलगाम में हिंदुस्तान का तमाम मुसलमान सरकार के साथ खड़ा हुआ था और ये कहा, बल्कि मैंने खुद, मेरे बयान सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगे, मैंने ये कहा कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे नहीं होना चाहिए। हमने कहा इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं? बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ गलत हुआ, मैंने ये कहा कि जो लोग हिंदुओं के साथ ऐसा कर रहे हैं वो मुसलमान भी नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं है। इससे ज्यादा क्या छाती पीटेंगे हम भाई? अच्छा नहीं, तो तब तो आप नहीं रोए, तब तो आप छाती नहीं पीटे, तब तो आप प्रोटेस्ट करने नहीं गए सर। ये भी तो हर किसी के लिए रोया नहीं जाता मैडम। अच्छा, केवल अपनों के लिए रोया जाता, फिर भाईचारे फिर नहीं। कई बार इंसान के आंसू बाप की डेथ पर भी नहीं निकलते। और कई बार ऐसा होता है कि दोस्त मर गया तो उस पर भी आदमी रो देता है। ये आदमी के इमोशनल के ऊपर डिपेंड करता है, किसके साथ उसका अटैचमेंट है, किसके साथ वो मोहब्बत रखता है, अकीदत रखता है। आदमी की अंदर ये चीज़ें अंदर से आती हैं, जानबूझकर नहीं आती। मैं अपने देश के नेताओं को, तो क्या हो गया उसमें भाई? अगर हम दूसरे देश के नेताओं को अपना रहबर समझते हैं इस्लामिक नज़रिए से, हमने ये तो नहीं कहा कि हम ईरान के साथ जाकर खड़े हैं अमेरिका के साथ लड़ने के लिए, बंदूक लेके, तलवार लेके, ऐसा तो नहीं कहा। भाई ठीक है, एक आदमी की शहादत हो गई, एक आदमी को मार दिया गया, हमारी दिली अटैचमेंट है उससे। यही तो मैं भी कह रही हूँ। पहलगाम में इतने लोग की शहादत हो गई, पैंट उतरवा के, कलमा पढ़वा के मार दिया गया, तब क्यों नहीं बोले? पुलवामा में हो गया, तब क्यों नहीं बोले? और तमाम ऐसी जगहों पर हो गया, तब क्यों नहीं बोले? आप देखिए किस तरीके से लोग रो रहे हैं एकदम। ये देखिए पीछे, आप देख रहे हैं ना किस तरीके से छाती कहाँ पीट रहे हैं, कहाँ पीट रहे हैं? आप ये देखिए ना पीछे, अभी कहाँ है छाती पीट? रुकिए,
महिलाएं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ और भी वीडियो ये देखिए और कैसे छाती पीटेंगे। इसका मतलब आप ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगी। हाँ, इसका मतलब आप समझते हैं, जो शिया कम्युनिटी है वो हज़रत मौला अली के लिए, इमाम हुसैन के लिए जब अपना दुख जाहिर करते हैं तो उनका ये एक अंदाज है। अच्छा, छाती पीटना नहीं कहते इसको, कल मैंने ये उनकी नहीं मैडम सुन लीजिए, मतलब ये कैसा किसी की आस्था को चोट मत पहुंचाइए। मैं नहीं पहुंचा रही हूँ। आई रिस्पेक्ट दैट, अगर वो चीज वो कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपने देश के लोगों के लिए भी वो खड़े रहे सर। ये नहीं चलेगा, ये दोगलापन वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए आप अभी बिहार के पूर्णिया में एक अतहर हुसैन नाम के व्यक्ति को, जो सब्जी बेचता था, उसके घर से निकालकर उसकी पैंट खोलकर देखकर हिंदूवादी लोगों ने उसका मोबलिंचिंग कर दी। आप कितना रोए उसके लिए? बहुत बुरा हुआ। आप कितना रोए उसके लिए? दुख जाहिर मैंने पुलवामा के लिए भी किया हमने, लेकिन हमने छाती नहीं पीटी सर ना, हम रोए नहीं, हम वहाँ पे इकट्ठा होके नहीं रोए, हम हजारों की भीड़ में नहीं उतर आए। कल जिस तरीके से एंकरों को मारा पीटा जा रहा है, जिस तरीके से रिपोर्टर्स को मारा पीटा जा रहा है कि तुम लोग गलत क्वेश्चन करने आ गए, हमारे रहबर खत्म हो गए, हमारे रहनुमा खत्म हो गए, आप इस तरीके की जो एक तरीके से भारत में सिचुएशन चल रही है वो कितनी खतरनाक हो सकती है आने वाले दिन। देखिए, टीवी के बाद में सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम था जिसको लोग ये समझते थे कि ये लोग अच्छी खबरें देते हैं, सच्ची खबरें देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह का गंद हो गया है अब, जिस तरह लोग बेतुकी बातें और अपनी टीआरपी के लिए, अपने व्यूज़ के लिए कहाँ तक गिर जाते हैं, मैं आपको वीडियो अगर दिखाऊंगा आपका सर भी शर्म से झुक जाएगा। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, वहाँ तक चलेगी। लेकिन सही बात सुनिए, सवाल ये है, एक चलते आदमी को आप उसके मुंह में माइक डाल देंगे और उससे कहेंगे कि बताओ क्या है, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। ये मुझे कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत सारे सोशल मीडिया के लोगों को कह रहा हूँ। हर कोई माइक के सामने नहीं बोल पाता, हर कोई माइक को देखकर जो है अपनी व्याख्या नहीं बता सकता। बहुत सारे लोग डर जाते हैं उसको देखकर, उनको लगता है जैसे बंदूक किसी ने तान दी हो हमारे। लेकिन सही चीज़ तो अगर है तो अब जैसे आप ये बोलिएगा भारत देश में रह के कि खामनेई के लिए छाती पीटिएगा और यहाँ के लिए बोलिएगा कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो ये नहीं चलेगा। ये लफ्ज़ कहाँ से? नहीं, ये लफ्ज़ आपने जब मुझे बोला ना, अभी मैं जब आई तो आपने यही चीज़ बोला कि मतलब आप माइक लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो फिर ये मुझे बताइए, ये जो सवाल करते हैं आप लोग मुसलमानों से कि इस देश में रहकर, इस देश का खाकर आप फला जगह की बात करते हैं, इस देश में मुसलमान किसका खा रहा है? किसी देश का खा रहा है? अपने देश का। किसी की कमाई खा रहा है? अपने देश का। कर्जा मांगने जा रहा है? अपने देश का। नहीं, आप मुझे बताइए, किसी का कर्जा मांग रहा है? कोई कर्जा नहीं मांग रहा सर। किसी का हड़प के खा रहा है? एक मुसलमान अगर इस देश में रहकर अपनी मेहनत मजदूरी से कमा खा रहा है, उस पर भी आपको दिक्कत है। आप जाके रेडी पटरी वालों को पीटते हैं, आप जाके दुकान पे दाढ़ी टोपी वालों को पीटते हैं, रेल में अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला बैठा है उसको पीटते हैं। लोग करते हैं एकदम बहुत ही गलत है, और जो मैं उस चीज़ को खंडन करती हूँ। लेकिन अगर आप ये झुग्गी वाली को नहीं, आप झुग्गी वालों को अगर डिफेंड कर रहे हैं कि उनके पास, सुनिए तो सही, थोड़ा सा मुझे भी बोलने दीजिए। आप लोग सवाल करते हैं तो जवाब सुना कीजिए। बाकायदा धर्म संसद होती है हरिद्वार में, एक धर्म संसद होती है दिल्ली में। तमाम जितने हिंदू धर्मगुरु उस धर्म संसद में बोलते हैं, मुसलमानों को कहते हैं ये मलेच्छ हैं, विधर्मी हैं, इनसे कारोबार मत करो, दुकान किराए पर न दो, मकान किराए पर न दो, अगर रेडी पटरी वाला कोई आए तो उसका आधार कार्ड पहले देखो, मुसलमान है तो उससे सब्जी मत खरीदो। इसका रिएक्शन आप जानते हैं क्या है देश में? इसी का रिएक्शन है कि रेल में कहीं कोई जा रहा है दाढ़ी टोपी वाला, उसको पीट दिया, कोई रक्षे वाला है उसको पीट दिया, कोई झल्ली वाला है उसको पीट दिया। मुसलमान होने के नाते कश्मीर से कुछ लोग शाल बेचने आ जाते हैं, उनको पकड़ के पीट दिया। ये उसी का रिएक्शन है। आप लोग नहीं समझते। आप लोग तो अपनी टीआरपी के लिए, अपने व्यूज़ के लिए सब कुछ दिखा देते हैं, बता देते हैं, लेकिन उसका जो रिएक्शन समाज में होता है वो इतना गंदा होता है। आज देखिए आप, आज से 15-20 साल पहले, आप भी समझती हैं उस बात को, मैं भी समझता हूँ, मुसलमान हिंदू कोई भी कहीं तन्हाई में मिल जाता था तो एक दूसरे को देखकर खुश होते थे कि भाई एक आदमी मिल गया, चलो साथ चलने के लिए। आज अगर पता चल जाए मुसलमान को कि ये हिंदू है तो तन्हाई में दोनों डरते हैं। क्यों डरते हैं? हिंदू सोचता है कभी ये मुसलमान ना मुझे मार दे, मुसलमान सोचता है कभी ये हिंदू ना मुझे मार दे। हिंदू
कहाँ ही मारता है सर। अब जैसे अब आप उसमें देखिए सलीम वास्ती अथर नहीं, अब आपने ये भी बताया कि यहाँ पर रेली पटरी वाले को नाम पूछते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो जब भोले बाबा के नाम से, जय श्री राम के नाम से जब दुकान खोलेंगे, आप लगाइए, आप मोहम्मद फैजान है तो प्राउड करिए मोहम्मद फैजान। अखलाक हुसैन से लेकर, जुनैद से लेकर, पहलू खान से लेकर 56 लोगों को मार दिया गया और जय श्री राम का नारा लगाकर मारा गया। और आप अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर जब दीपू दास और ऐसे तमाम ऐसे लोगों को, और भारत में ही कितने लोगों को मार दिया गया, तब उसके लिए आप नहीं बोलते हैं सर। अब आपने 4-5 डाटा या एनसीआरबी का 56 लोगों का डाटा याद, जब सलीम वास्तविक का गला काट दिया गया, बस उन्होंने चीज़ें बोली हैं, तो आपने ये तो खबर सुनी होगी ना कि किस तरीके से गला काट दिया। नुपुर शर्मा ने बोल दिया तो गला काट दिया, तो गला काटने की धमकी दे दी, ये सब क्या है? तो सर देखिए, कन्हैया कुमार को मार दिया। मेरी बात सुनिए, जज्बात में है, आपका होना ठीक है, आप एंकर हैं, बोल सकती हैं। सुनिए, इस देश में, ये देश जो है अनेकता में एकता का देश है। पूरी दुनिया में हमारे देश की जो पहचान है वो यूं ही है कि यहाँ सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, अपने अपने धर्म, अपने अपनी पूजा पद्धति के साथ रहते हैं। अगर मैं राम जी के बारे में अपशब्द बोलूं, अगर मैं वेदों के बारे में अपशब्द बोलूं, तो क्या किसी हिंदू को गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। जब हमारे अल्लाह को सलीम वास्तिक, हमारे कुरान को गलत कहता है, तो क्या मुसलमान को गुस्सा नहीं आएगा? गला काटना ठीक है? नहीं, सुन मेरी बात। नहीं, आप जस्टिफाई, ठीक है। जैसे आपने वैद के बारे में कहा कि हाँ आएगा, ऐसे ही मुनव्वर फारूकी सीता माता का, तब तो आप ये खंडन नहीं करते हैं, फिर भी भेदभाव देखिए। आपने राम जी के बारे में, वेदों के बारे में तुरंत बोला कि हाँ गुस्सा आएगा। जब मैंने कुरान की, अल्लाह की बात की, तो आप घुमा रही हैं। नहीं, फिर भी गलत है, गलत है। अगर कोई भी कुरान के बारे में बोल रहा है, अल्लाह के बारे में बोल रहा है, गुस्सा आएगा, लेकिन गला काटने का अधिकार किसी को नहीं है इस देश में। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे का सुनिए। कन्हैया की जब गर्दन काटी गई, हम, मेरे बयान आज भी सोशल मीडिया पर हैं, देखिएगा, यूट्यूब पर निकालिएगा। मैंने कहा कि नहीं, ये इस्लाम के खिलाफ है। सलीम वास्तविक पर जो हमला किया गया, हम उसको भी गलत मानते हैं। किसी की गर्दन काट देना, किसी को चाकुओं से मार देना बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। जज्बात में आके कर दिया किसी ने, गलत है। अरे ये जज्बात आते कहाँ से है भाई कि सबको गला ही काट दीजिए? आप गला ही काटने की बात आती है। नुपुर शर्मा की, कन्हैया कुमार की, सलीम वास्तविक की, हजारों ऐसे एग्जाम्पल है, सबका गला काट के मार। क्यों है? सवाल ये है, आप गला काटना सोल्यूशन, ये तालीम आती कहाँ से? आप ये क्यों नहीं कहते कि ये बातें करता क्यों है कोई? क्यों किसी के आस्था को ठेस पहुंचा? आज तक किसी आस्था से ठेस पहुंचाई, जब हिंदू धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाया जाता है, तब कोई गला काटने तो नहीं जाता है, जेल भेजा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कार्रवाई की जाती है। बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आज तक किसी मुसलमान ने राम जी के बारे में कोई गलत बात कही? वेदों के बारे में गलत बात कही? मुनव्वर फारूकी क्या है? ये कुछ लोग हैं इस तरह के उपद्रवी, हमारे यहाँ भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारी साइड नहीं है। हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने का काम करते हैं। मैं बस चाहती हूँ मौलाना रशीदी कभी कभी गलत चीज़ों को गलत बोलना सीख ले। सही चीज़ों को अगर हमेशा गलत ठहराते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं जायज़ बात नहीं है। लेकिन हाँ, गलत को मैंने जैसे अभी आपने बोला कि चाहे ईरान हो तो सही के साथ स्टैंड लेना चाहिए। हमारा जो देश है, हम जहाँ पर सही हमें लगेगा। आर्टिकल 19 देश के संविधान का ये कहता है कि हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैं सरकार में रहकर सरकार की आलोचना कर सकता हूँ, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपने गलत कह दिया। मैंने अगर अपनी सरकार से ये कहा है कि हमें स्टैंड लेना पड़ेगा कि आज हम ईरान के साथ खड़े हों क्योंकि ईरान के साथ जुल्म हो रहा है, वो लोग जालिम हैं, हम जालिम का साथ ना दें। कल को खुदा न खास्ता, आप खुद सोचिए, एक ये मतलब थॉट दिमाग में आता है, कल को अगर हमारे साथ, हमारे मुल्क पे अमेरिका ने हमला कर दिया तो क्यों हमारे साथ कोई देश आएगा भाई? लेकिन हमारे देश के जो लोग इतना रैबलरी लेके चल रहे हैं, रिपोर्टरों को मार पीट रहे हैं, और बस इसलिए कि खामनेई को मार दिया गया, यहाँ के लोग अगर गुस्सा दिखाएंगे और यहाँ पर ये सारी चीज़ें करेंगे तो वो कितना जस्टिफाई? भाई रिपोर्टरों के साथ मारपीट करना गलत है, बिल्कुल गलत, नहीं करना चाहिए। लेकिन रिपोर्टरों को भी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। आज का जो जर्नलिज्म है या आज का जो जर्नलिस्ट है, वो कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा भूलकर इस तरह के उल्टे सीधे क्वेश्चन वाले वक्त अपनी मर्यादा नहीं भूलते, वो कुछ भी बोल देते हैं। चलिए, वही मैं कह रही हूँ कि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि कभी ऐसा हो कि जो गलत को गलत कहा जाए और सही को सही कहा जाए। वो दिन कब आएगा वो समझ नहीं आता। फिलहाल ये पूरे कन्वर्सेशन को आप कैसे देखते हैं और किस तरीके से आप लेते हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध को लेकर, और तीसरा विश्व युद्ध की तरफ ये पूरी दुनिया जा रही है? आपका क्या कुछ मानना है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।